नमस्कार दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा था आहार एवं पोषण और उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट और वसा वाला टॉपिक देख लिया था। अब कार्बोहाइड्रेट और वसा के बाद हम आहार एवं पोषण में अगला टॉपिक है प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों में ही कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो अणु पाए जाते थे, प्रोटीन में भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि भी पाए जाते हैं। प्रोटीन जो है अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। अमीनो अम्ल में क्या होता है कि एक तो अम्लीय समूह होता है और एक एमीन समूह होता है। कार्बन है, कार्बन जो है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कार्बन 4 बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ दिया, एक तरफ CH3 जोड़ दिया, मैथिल ग्रुप जोड़ दिया, एक तरफ COOH कार्बोक्सिलिक समूह जोड़ दिया जो कि एसिडिक है, और दूसरी तरफ जोड़ दिया NH2 एमीन ग्रुप। तो एमिनो अम्ल की उभयधर्मी प्रवृत्ति होती है। ज्विटर आयन यह प्रोटीन की इकाई है। एक एमिनो अम्ल जो है कि प्रोटीन की सरलतम इकाई होती है। प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है और जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो 2 या 2 से अधिक एमिनो अम्ल जुड़ते हैं और उनसे एक जल का अणु निकलता है और उन इकाइयों के बीच जो बंध बनता है वो पेप्टाइड बंध बनता है, यानी प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। तो जो अमीनो अम्ल होता है उसकी उभयधर्मी प्रकृति होती है। जैसे कार्बोक्सिलिक समूह है, अमीनो अम्लीय समूह है COOH, तो इसकी प्रवृत्ति होती है कि H+ आयन देता है। और यहाँ अमीनो ग्रुप ये इसकी टेंडेंसी होती है कि H+ आयन लेता है। तो ये देता है H+ आयन, तो ये क्षारीय होता है, नहीं सॉरी, ये H+ आयन देता है तो ये अम्लीय होता है। और जो H+ आयन ग्रहण करता है वो क्षारीय, तो ये H+ आयन ग्रहण करता है NH2 तो ये क्षारीय होगा। तो इस प्रकार एमिनो अम्ल की उभयधर्मी प्रवृत्ति होती है। अब हम आगे देखते हैं कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन्स का निर्माण। अभी हमने बताया कि प्रोटीन की 2 या 2 से अधिक एमिनो अम्ल की इकाइयाँ जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करती है और जब उसमें से एक जल का अणु निकलता है और उनमें जो बंध बनता है वो पेप्टाइड बंध बनता है। जैसे एमिनो अम्ल अमीनो एसिड से बना होता है, प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। तो ये अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अब देखो इस प्रकार होगा इसका निर्माण। जैसे हम 2 अमीनो अम्ल की इकाइयाँ लेते हैं, 2 अमीनो अम्ल अणु लेते हैं, तो उनमें ये कार्बोक्सिलिक का तो OH और ये दूसरे अमीनो अम्ल है उसका H एमीन ग्रुप से, तो यहाँ से -H2O एक जल का अणु निकलता है और इस प्रकार ये प्रोटीन का निर्माण होता है। और इनमें जो ये बंध बन रहा है CONH, यही पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार देखा था हमने कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा और वसा में एस्टर बंध द्वारा, और ये प्रोटीन है इसमें पेप्टाइड बंध पाया जाता है। हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्लों से मिलकर ये प्रोटीन बने होते हैं। देखो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल आपस में जुड़कर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं जो जुड़कर प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। इनमें से जो है 10 एमिनो अम्ल हैं वो मनुष्य के शरीर में संश्लेषित होते हैं, यानी मनुष्य के शरीर में 10 जो एमिनो अम्ल हैं वो तो मनुष्य के शरीर में संश्लेषित होते हैं, बनते हैं। लेकिन बाकी के जो एमिनो अम्ल हैं उनको हमें भोजन से प्राप्त करना होता है। जो हम बाहर से भोजन लेते हैं, किसी भी स्रोत में लेते हैं या जूस वगैरह जो भी लेते हैं वहाँ, या दालें वगैरह, उनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। इनमें 10 एमिनो अम्ल मनुष्य के शरीर में संश्लेषित होते हैं, लेकिन बाकी एमिनो अम्ल हमें भोजन से प्राप्त करने होते हैं। तो इसमें 20 एमिनो अम्ल हैं, उनमें 10 तो हमारे शरीर में ही संश्लेषित होते हैं। अब देखते हैं कि अमीनो अम्ल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आवश्यक एमिनो अम्ल, एक अनावश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल
देखते हैं हम, यानी एसेंशियल एमिनो एसिड, इनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। यानी जिनकी हमें आवश्यकता होती है उनको हमें बाहर से लेना, आवश्यक जो अमीनो अम्ल है उनको बाहर से लेना पड़ता है, यानी जो भोजन के द्वारा लेना पड़ता है। और इनमें भी दो अमीनो अम्ल है, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। इनको अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं क्योंकि वयस्क में इनका संश्लेषण होता है। नवजात शिशुओं या जो किशोरावस्था में इनका संश्लेषण नहीं होता है, इनका संश्लेषण वयस्क अवस्था में होता है, इसलिए इनको अर्धावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। और इनका संश्लेषण आवश्यक अमीनो अम्ल है, इनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है, इनको भोजन के द्वारा बाहर से लिया जाता है। इसी प्रकार अनावश्यक अमीनो अम्ल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, इनका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, यानी इनको भोजन के द्वारा लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि भोजन, ये 10 प्रकार के बाकी के जो अमीनो अम्ल हैं यदि हमारे भोजन में नहीं भी हैं तो उनसे कुछ फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि वे हमारे अनावश्यक जो अमीनो अम्ल हमारे शरीर में उसका संश्लेषण होता है। अब देखते हैं कि प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार होता है, की क्रियाविधि क्या है। जैसे ये हमारी सेल है, ये सेल है और सेल के अंदर ये केंद्रक है, केंद्रक, और ये केंद्रक झिल्ली, केंद्रक और जो सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन झिल्ली है, उसके बीच जो ये जगह है इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है, यानी साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जेली जैसा होता है, अर्ध तरल होता है। इसमें जैसे जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो करना होता है तो केंद्रक से संदेश भेजा जाता है यहाँ कोशिका द्रव्य में, कोशिका में, कि प्रोटीन का निर्माण करना है। तो वो संदेश किसके द्वारा भेजा जाता है? आरएनए के द्वारा। जो आरएनए एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। तो कोशिका द्रव्य में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। फिर वो संदेश जो भेजा जाता है उसको ग्रहण करता है राइबोसोम, राइबोसोम फिर जो है राइबोसोम में एमिनो अम्लों का निर्माण होता है और उन एमिनो अम्लों के जुड़ने से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। आरआरएनए क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए, जो कि एमिनो अम्लों के संश्लेषण को प्रेरित करता है, एमिनो अम्लों को बनाता है। और टीआरएनए क्या होगा? ट्रांसफर आरएनए। इस प्रकार इसमें एमिनो अम्ल बनते हैं, एमिनो अम्लों से ही क्या है? प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए हम आगे देखते हैं। प्रोटीन्स का मुख्य कार्य क्या है? हमारे शरीर की वृद्धि में सहायता करना है, वृद्धि करना, या जो भी घाव वगैरह हो जाते हैं हमारे शरीर की अंगों की मरम्मत करना, इसमें इसके काम आता है। प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से भी हमने देखा था कि 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही थी, और वसा से 9.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। लेकिन इसका, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य शरीर को ग्रोथ के लिए और शरीर की मरम्मत करना। अब प्रोटीन के कार्य देखते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन के रूप में गैसीय परिवहन करता है प्रोटीन। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में ये तो हिमवर्णक है, और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन की श्रृंखला होती है, ये गैसीय परिवहन करता है। जैसे हम श्वसन करते हैं तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है, और ये ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन से जुड़कर रक्त के द्वारा पूरे अंगों में पहुंचा दी जाती है, और वहाँ जाकर ये ऑक्सीजन छोड़ दी जाती है, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस हीमोग्लोबिन से जुड़कर हमारे फेफड़ों में आती है और वहाँ से वापस बाहर छोड़ दी जाती है। तो इस प्रकार गैसीय परिवहन का कार्य करता है। भोजन संग्राहक करता है, फूड स्टोरेज करता है। जैसे अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है, दालों में प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाई जाती है, अनाजों में ग्लूटेलिन्स प्रोटीन पाई जाती है, मटर में फेसियोलिन प्रोटीन पाई जाती है, और दूध में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन एंटीबॉडी का निर्माण कर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायता करता है। जैसे हम कमज़ोर हैं तो हमारी एंटीबॉडी जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी, कम होगी, तो उसको बढ़ाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो प्रोटीन क्या है? हमारी एंटीबॉडी, हमारे अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कई जंतुओं या एनिमल्स में पाए जाने वाले विष
प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे सर्प वगैरह में जो विष है वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। अब जैसे वायरस है, वायरस की अभी हमने देखा था कि कोरोना वायरस, उसमें ये वायरस की इस प्रकार की संरचना होती है। तो ये बाहर एक प्रोटीन स्पाइक बोलते हैं इसको, ये प्रोटीन स्पाइक बोलते हैं। इसमें जो प्रोटीन स्पाइक है ये भी प्रोटीन का बना होता है, जो कि वायरस में पाया जाता है। जिसे विभिन्न दवाएं वगैरह जो वैक्सीन बनाई गई है। विभिन्न शारीरिक संरचनाओं के निर्माण में, जैसे कि बाल, नाखून, जंतुओं के सींग, खुर, ये इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो क्रेटिन प्रोटीन, वो क्रेटिन प्रोटीन होता है। आगे देखते हैं। अधिकांश जो एंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। पूरे जीव जगत, पौधे और जंतु, यानी जीव जगत जिसमें पौधे भी शामिल हैं और जंतु भी शामिल हैं, में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाने वाला प्रोटीन है वो रूबिस्को प्रोटीन है। इस रूबिस्को प्रोटीन का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। और जंतु यानी पूरे जीव जगत में तो पौधे व जंतु शामिल हो गए, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन रूबिस्को प्रोटीन है। और जंतुओं में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन है। सर्वाधिक विविधता वाला जैव अणु बायोमोलिक्यूल प्रोटीन है, इसमें बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। मछली में सभी प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। क्योंकि मछली में सभी प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए प्रोटीन का काफ़ी अच्छा स्रोत है। क्योंकि प्रोटीन जो है एमिनो अम्लों से ही मिलकर बने होते हैं। अंडा, दालें, सोयाबीन, मूंगफली, स्पाइरुलिना क्या है, शैवाल है, आदि में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जैसे दालों में भी, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। प्रोटीन की कमी से क्या है, रोग भी होते हैं। कि प्रोटीन जैसे कम शरीर में कमी हो गई तो उससे काफ़ी रोग हो जाते हैं शरीर में। जैसे बच्चों में मेरास्मस और क्वाशियोरकोर रोग होता है। मेरास्मस क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है। इसमें ध्यान देना है कि इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से ये रोग होता है। 1 वर्ष तक के बच्चों में पाया जाता है मेरास्मस रोग। दूसरा है क्वाशियोरकोर, 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है। ये केवल प्रोटीन की कमी से होता है। ये तो था आज हमारा, ये तो हमारा आज का टॉपिक था प्रोटीन, और इसमें कुछ फैक्ट्स रह गए हैं, उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आगे हम और अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकें, और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।